दोहरी शक्ति। वी.आई. लेनिन द्वारा। हर क्रांति का मूल प्रश्न राज्य सत्ता का है। जब तक इस प्रश्न को नहीं समझा जाएगा, क्रांति में बुद्धिमानी से भागीदारी नहीं हो सकती। क्रांति के मार्गदर्शन की तो बात ही छोड़िए। हमारी क्रांति की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इसने दोहरी शक्ति को जन्म दिया है। इस तथ्य को सबसे पहले समझना होगा। जब तक इसे नहीं समझा जाता, हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें यह जानना होगा कि पुराने सूत्रों को कैसे पूरक और संशोधित किया जाए। उदाहरण के लिए, बोल्शेविज्म के सूत्र, क्योंकि वे समग्र रूप से सही पाए गए हैं, लेकिन उनका ठोस कार्यान्वयन अलग निकला है। पहले किसी ने दोहरी शक्ति के बारे में नहीं सोचा था या सोच भी नहीं सकता था। ये दोहरी शक्ति क्या है? अनंतिम सरकार पूंजीपति वर्ग की सरकार के साथ साथ एक और सरकार उभरी है, जो अब तक कमजोर और आरंभिक है, लेकिन निस्संदेह एक ऐसी सरकार है जो वास्तव में मौजूद है और बढ़ रही है। मजदूरों और सैनिकों के प्रतिनिधियों की सोवियतें। इस दूसरी सरकार की वर्ग संरचना क्या है? इसमें सर्वहारा वर्ग और किसान सैनिकों की वर्दी में शामिल हैं। इस सरकार की राजनीतिक प्रकृति क्या है? यह एक क्रांतिकारी तानाशाही है, यानी एक ऐसी शक्ति जो सीधे क्रांतिकारी जब्ती पर आधारित है, नीचे से लोगों की सीधी पहल पर, न कि एक केंद्रीकृत राज्य शक्ति द्वारा बनाए गए कानून पर। यह एक पूरी तरह से अलग तरह की शक्ति है जो आमतौर पर यूरोप और अमेरिका के उन्नत देशों में अभी भी प्रचलित सामान्य प्रकार के संसदीय बुर्जुआ लोकतांत्रिक गणराज्यों में मौजूद है। इस परिस्थिति को अक्सर अनदेखा किया जाता है, अक्सर इस पर पर्याप्त विचार नहीं किया जाता है, फिर भी यह मामले का सार है। ये शक्ति 1871 के पेरिस कम्यून के समान ही है। इस प्रकार की मूलभूत विशेषताएं हैं। एक, सत्ता का स्रोत संसद द्वारा पहले से चर्चा और अधिनियमित कानून नहीं है, बल्कि नीचे से लोगों की अपने स्थानीय क्षेत्रों में प्रत्यक्ष पहल है। वर्तमान अभिव्यक्ति का उपयोग करने के लिए प्रत्यक्ष जब्ती। 2, पुलिस और सेना, जो जनता से अलग और जनता के विरुद्ध खड़ी संस्थाएं हैं, के स्थान पर संपूर्ण जनता को प्रत्यक्ष रूप से शस्त्र प्रदान करना। ऐसी शक्ति के अधीन राज्य में व्यवस्था स्वयं सशस्त्र श्रमिकों और किसानों द्वारा, स्वयं सशस्त्र जनता द्वारा बनाए रखी जाती है। 3, अधिकारी वर्ग, नौकरशाही, या तो उसी तरह जनता के प्रत्यक्ष शासन द्वारा प्रतिस्थापित कर दी जाती है या कम से कम विशेष नियंत्रण के अधीन कर दी जाती है। वे न केवल निर्वाचित पदाधिकारी बन जाते हैं, बल्कि जनता की पहली मांग पर उन्हें वापस भी बुलाया जा सकता है। वे साधारण एजेंटों की स्थिति में आ जाते हैं। उच्च बुर्जुआ स्तर पर पारिश्रमिक वाली नौकरियां रखने वाले विशेषाधिकार प्राप्त समूह से वे एक विशेष सेवा शाखा के कार्यकर्ता बन जाते हैं, जिनका पारिश्रमिक एक सक्षम कार्यकर्ता के सामान्य वेतन से अधिक नहीं होता है। ये और केवल यही एक विशेष प्रकार के राज्य के रूप में पेरिस कम्यून का सार है। इस सार को प्लेखानोव मार्क्सवाद को धोखा देने वाले कट्टरपंथियों कॉट्स्की केंद्र के लोग, यानी जो कट्टरपंथ और मार्क्सवाद के बीच झूलते रहते हैं, और आमतौर पर उन सभी सामाजिक डेमोक्रेट्स, समाजवादी क्रांतिकारियों आदि द्वारा भुला दिया गया है या विकृत कर दिया गया है, जो अब राज करते हैं। वे खोखली बातें, टाल मटोल, छल कपट करके बच निकलने की कोशिश कर रहे हैं। वे एक दूसरे को क्रांति की हजारों बार बधाई देते हैं, लेकिन यह विचार करने से इनकार करते हैं कि मजदूरों और सैनिकों के प्रतिनिधियों की सोवियतें क्या हैं। वे इस स्पष्ट सत्य को पहचानने से इनकार करते हैं कि जब तक ये सोवियतें मौजूद हैं, जब तक वे एक शक्ति हैं, तब तक रूस में पेरिस कम्यून जैसी स्थिति है। मैंने जितना हो सके शब्दों पर जोर दिया है, क्योंकि यह अभी एक आरंभिक शक्ति है। बुर्जुआ अनंतिम सरकार के साथ सीधे समझौते और कई वास्तविक रियायतों के जरिए इसने खुद ही आत्मसमर्पण कर दिया है और अपनी स्थिति को बुर्जुआ वर्ग के सामने आत्मसमर्पण कर रहा है। क्यों? क्या इसलिए कि चखेदेज तेरेटेली, स्टैक्लोव और कंपनी कोई गलती कर रहे हैं? बकवास। ऐसा सिर्फ एक अशिक्षित व्यक्ति ही सोच सकता है, मार्क्सवादी नहीं। इसका कारण सर्वहारा वर्ग और किसानों की अपर्याप्त वर्ग चेतना और संगठन है। मैंने जिन नेताओं का नाम लिया है, उनकी गलती उनकी निम्न बुर्जुआ स्थिति में है, इस तथ्य में कि वे मजदूरों के दिमाग को स्पष्ट करने के बजाय उन्हें भ्रमित कर रहे हैं। निम्न बुर्जुआ भ्रमों को दूर करने के बजाय वे उन्हें पैदा कर रहे हैं। लोगों को बुर्जुआ प्रभाव से मुक्त करने के बजाय वे उस प्रभाव को मजबूत कर रहे हैं। इससे ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हमारे साथी भी इस प्रश्न को सरलतापूर्वक पूछते समय इतनी गलतियां क्यों करते हैं। क्या अनंतिम सरकार को तुरंत उखाड़ फेंका जाना चाहिए? मेरा उत्तर है 1, इसे उखाड़ फेंकना चाहिए, क्योंकि यह कुलीनतंत्रीय बुर्जुआ सरकार है, जनता की सरकार नहीं है, और यह शांति, रोटी या पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने में असमर्थ है। 2, इसे अभी उखाड़ फेंका नहीं जा सकता, क्योंकि इसे मजदूर प्रतिनिधियों की सोवियतों और मुख्य रूप से मुख्य सोवियत, पेट्रोग्राद सोवियत के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, औपचारिक और वास्तविक समझौते के जरिए सत्ता में रखा जा रहा है।
3 आमतौर पर इसे सामान्य तरीके से उखाड़ फेंका नहीं जा सकता क्योंकि ये दूसरी सरकार मजदूर प्रतिनिधियों की सोवियत द्वारा बुर्जुआ वर्ग को दिए गए समर्थन पर टिका हुआ है, और वह सरकार एकमात्र संभावित क्रांतिकारी सरकार है जो सीधे मजदूरों और किसानों के बहुमत के मन और इच्छा को व्यक्त करती है। मानवता अभी तक विकसित नहीं हुई है और हम अभी तक मजदूरों, खेतिहर मजदूरों, किसानों और सैनिकों के प्रतिनिधियों की सोवियतों से बेहतर और बेहतर सरकार के प्रकार को नहीं जानते हैं। सत्ता बनने के लिए वर्ग चेतन कार्यकर्ताओं को बहुमत को अपने पक्ष में करना होगा। जब तक लोगों के खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल नहीं किया जाता तब तक सत्ता तक पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम ब्लैंसिस्ट नहीं हैं, हम अल्पसंख्यक द्वारा सत्ता पर कब्जा करने के पक्ष में नहीं हैं। हम मार्क्सवादी हैं, हम निम्न बुर्जुआ नशे के खिलाफ, अंधरक्षावाद, जुमलेबाजी और पूंजीपति वर्ग पर निर्भरता के खिलाफ सर्वहारा वर्ग संघर्ष के पक्ष में हैं। आइए हम एक सर्वहारा कम्युनिस्ट पार्टी बनाएं। इसके तत्व पहले से ही बोल्शेविज्म के सर्वश्रेष्ठ अनुयायियों द्वारा बनाए जा चुके हैं। आइए हम सर्वहारा वर्ग के काम के लिए अपनी कतारों को एकजुट करें और सर्वहारा वर्ग के बीच से सबसे गरीब किसानों में से बड़ी संख्या में लोग हमारे पक्ष में खड़े होंगे, क्योंकि वास्तविक अनुभव दिन प्रतिदिन उन सोशल डेमोक्रेट्स, चखेज, तेरेटेली, स्टैक्लोव्स और अन्य सोशलिस्ट क्रांतिकारियों और भी शुद्ध पानी के निम्न बुर्जुआ और इसी तरह के अन्य लोगों के निम्न बुर्जुआ भ्रमों को चकनाचूर कर देगा। बुर्जुआ वर्ग की अविभाजित शक्ति का प्रतीक है। वर्ग चेतन मजदूर, मजदूरों, खेत मजदूरों, किसानों और सैनिकों के प्रतिनिधियों की सोवियतों की अविभाजित सत्ता के पक्ष में है। अविभाजित सत्ता के लिए जो दुस्साहसवादी कृत्यों से नहीं बल्कि सर्वहारा वर्ग के मन को स्पष्ट करके उन्हें पूंजीपति वर्ग के प्रभाव से मुक्त करके संभव हुई है। निम्न पूंजीपति वर्ग सामाजिक, जनवादी, समाजवादी, क्रांतिकारी आदि आदि झिझकते हैं और इस तरह इस स्पष्टीकरण और मुक्ति में बाधा डालते हैं। ये वास्तविक शक्तियों का वर्ग संरेखण है जो हमारे कार्यों को निर्धारित करता है।